हेलो दोस्तों, स्वागत है आज के इस सेशन में। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं दिल्ली सल्तनत की स्थापना एवं विस्तार। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये हाथ निम्नलिखित नोट्स यानी हैंड रिटन नोट्स। तो शुरू करते हैं हम। दिल्ली सल्तनत की स्थापना एवं विस्तार, कैसे स्थापना हुई, कैसे इसका विस्तार हुआ। चलिए, तो यानी कि 1200 से 1526 के दौरान उत्तर भारत के विशाल भूभाग पर शासन करने वाले शासकों को यानी कि दिल्ली सल्तनत शासकों को सुल्तान तथा उनके शासनकाल को दिल्ली सल्तनत काल कहा गया है। ठीक है। और ये शासन जो था मूलतया तुर्क थे और क्या थे, हमारे अफगान लोग थे। कब? दिल्ली सल्तनत के दौरान शासन करने वाले राजा जो भी थे, उन्होंने उत्तर भारत पर शासन कर रहे राजपूत को हराकर अपनी सत्ता स्थापित की थी। यानी कि जो दिल्ली सल्तनत के जितने भी शासक थे, इन्होंने किसको हराया था? राजपूतों को हराकर अपनी सत्ता स्थापित की थी। एक आक्रमणकारी था जो तुर्क था, मोहम्मद गोरी। ठीक है। कौन था? तुर्क आक्रमणकारी था हमारा एक मोहम्मद गोरी। ठीक है। इसने जो प्रसिद्ध शासक था पृथ्वीराज चौहान, उसको हराकर क्या करा था? सत्ता ले ली थी। किससे? दिल्ली की। और अपना राज्य स्थापित किया था। ठीक है। लगभग 1200 से 1526 के मध्य तक 300 वर्षों तक किसने? दिल्ली सल्तनत के शासकों ने शासन किया था। और बात करते हैं क्या दिल्ली सल्तनत, और उसके बाद दिल्ली सल्तनत के बाद आखिरी सुल्तान कौन था? इब्राहिम लोदी। उसको किसने हरा दिया था? 1526 में बाबर ने हरा दिया था। और किस वंश की नींव डाली थी? मुगल वंश की। तो अब हम पढ़ने वाले हैं पहले दिल्ली सल्तनत पार्ट 1, यानी कि दिल्ली सल्तनत के जो भी हमारे राजा हुए हैं, ये इनके बारे में, कौन कौन से राजा हुए हैं, किसने, और कौन कौन से हमारे वंश हुए हैं, कब से कब तक। ठीक है। तो यानी कि 300 वर्षों की कालावधि तक 5 विभिन्न राजवंशों ने क्या किया था? दिल्ली पर शासन किया था लगभग। ठीक है। चलो, जो इस प्रकार है, कौन कौन से हैं? सबसे पहला आता है हमारा गुलाम वंश। ठीक है। जो सबसे मशहूर है। उसके 1206 से 1290 तक गुलाम वंश रहा दिल्ली सल्तनत पर। उसके बाद आता है खिलजी वंश, जो 1290 से 1320 के आसपास तक रहा। उसके बाद आता है तुगलक वंश, 1320 से 1412 तक। उसके बाद है सैयद वंश, 1412 से 1451 तक। लोधी वंश, उसके बाद 1452 से 1526 तक ये रहा था। अब बात करते हैं क्या कि इन सभी वंशों का शासनकाल कहाँ पर रहा था? दिल्ली सल्तनत के नाम से जाना जाता है, जिसमें सबसे अधिक तुगलक वंश ने और खिलजी वंश ने सबसे कम शासन किया था। खिलजी वंश ने सबसे कम शासन किया था। ठीक है। बात करते हैं मोहम्मद गोरी कौन था। तो जो मोहम्मद गोरी था, वो गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक का क्या था? गुलाम वंश का पहला सल्तनत यानी कि पहला सुल्तान था। कौन? मोहम्मद गोरी का गुलाम कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है। ऐबक का साम्राज्य पूरे उत्तर भारत का फैला हुआ था। इसके बाद खिलजी वंश ने मध्य भारत पर कब्जा किया, परंतु भारतीय उपमहाद्वीप संगठित नहीं कर सका था। कौन? खिलजी वंश। नेक्स्ट क्या पॉइंट है? इसने भारतीय इस्लामिक वास्तुकला के उदय के महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठीक है। मुस्लिम इतिहास के काल खेड़ों में महिलाओं ने भी क्या किया था भाई? शासन किया था। यानी कि काल खंडों में, यानी कि जब दिल्ली सल्तनत का काल चल रहा था, तो किसने? महिलाओं ने भी शासन किया था। कौन कौन सी थी? रजिया सुल्तान, बहुत ही आपने सुना होगा नाम। दिल्ली सल्तनत की पहली और एकमात्र महिला शासक थी। यह गुलाम वंश की थी। किस वंश की थी? गुलाम वंश की थी। वह इल्तुतमिश 1210-1236 के बेटी थी। किसकी? इल्तुतमिश की। उसने 1236 से 40 तक क्या किया था? शासन किया था। अगला, इसी ने किसका? कुतुब मीनार को क्या करवाया था? बनवाया था, जिसकी नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी थी और इल्तुतमिश ने बनवाना और पूरा पूर्ण किया था रजिया सुल्तान ने। अगला है भारत पर अरबों का आक्रमण क्या कहता है? भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र पर
अरबों ने आक्रमण किया सन 1712 में। भारत पर किए गए आक्रमण का नेतृत्व सेनापति मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। ठीक है, और आक्रमण हुए, उद्देश्य था सिर्फ अरब राज्य का विस्तार करना, जो कि थोड़ा एक्स्ट्रा पॉइंट है। दिल्ली सल्तनत से ना होकर उससे पहले का है, 1712 के आसपास, 712 के आस सॉरी 712। ठीक है, अगला क्या है नोट। भारत पर पहली बार मुस्लिम आक्रमण कब हुआ था? 712 में हुआ था, जो कि मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा किया गया था, और 712 में सिंध प्रांत को जीत लिया था। ठीक है, किसको जीत लिया था? सिंध प्रांत को जीत लिया था। ये थोड़ा एक्स्ट्रा पॉइंट, थोड़ा याद रखना। अगला है, सिंध समुद्र पर राज कर रहे देवबोल तथा रावार मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा दाहिर पर आक्रमण कर उसको क्या कर दिया गया था? परास्त कर दिया गया था। पंजाब के निचले हिस्से यानी कि सिंध में महत्वपूर्ण भागों को जीत लिया था, जो कि मोहम्मद कासिम के शासनकाल में केवल 2 वर्षों तक ही चला था। ठीक है, अगला आता है महमूद गजनी के बारे में। महमूद गजनी कौन था हमारा? तो इसने 1000 से 1026 के दौरान भारत पर कुल मिलाकर कितनी बार आक्रमण किया था? 17 बार आक्रमण किया था। ठीक है, महमूद गजनी सुबुक्तगीन का पुत्र था। यह गजनी वंश का क्या था? संस्थापक था, जो कि सुबुक्तगीन तुर्की गुलाम था, कस क्या था? सेनापति। ठीक है, और महमूद गजनी ने भारत पर पहला युद्ध 1001 ईस्वी में हिंदू सोई नामक जयपाल के विरुद्ध किया था। पहला आक्रमण 1001 ईस्वी में। अगला 1004 से लेकर के और जो 1006 के मध्य के दौरान जो हमारा कौन था? भंडानी से मुल्तान, किसे? भंडानी से मुल्तान के शासकों पर क्या किया था? हमला किया था, तथा जल्द ही पंजाब की जो ये था भंजनी के अधीन हो गया था। ठीक है, किसके? जो भंजनी यानी कि गजनी, सॉरी यानी कि 1004 से, अगला पॉइंट, 1004 से 1006 के दौरान गजनी से लेकर के कहाँ पर? मुल्तान पर क्या किया था? शासकों पर हमला किया था, और जल्दी जो पंजाब भी गजनी के अधीन हो गया था। ठीक, अगला पॉइंट देखते हैं क्या है। 1014 से 1019 के मध्य गजनी ने नगरकोट, थानेसर, मथुरा, कन्नौज मंदिरों को क्या करा था? लूट कर अपने खजाने में समृद्ध बनाया था। अपने खजानों को, इन सभी मंदिरों को 1014 से 1019 के मध्य इन सबको लूट लिया था। और बात करते हैं 1008 यानी कि नगरकोट मंदिर पर आक्रमण किया, उसकी यह सबसे महत्वपूर्ण विजय थी। इसने सबसे ज़्यादा मूर्ति भंजक आक्रमणकार यानी जो आक्रमण था वो नगरकोट को माना जाता है। और नेक्स्ट था हमारा 1025 में गजनी ने सौराष्ट्र के सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कर सबसे महत्वाकांक्षी अभियान की शुरुआत की थी। यानी कि सबसे ज़्यादा धन जो लूटा था उसने गजनी 1025 में सौराष्ट्र के सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण करने के बाद। ठीक है, क्या है? भारत पर किए गए आक्रमणों का मुख्य उद्देश्य मध्य एशिया राजनीतिक शक्ति पर अपना महत्वपूर्ण स्थापित करना था। उसको, किसको? गजनी को, महमूद गजनी को। भारत पर किए गए हमले यानी कि आक्रमण केवल भारत की दौलत का हथियाना के लिए किए गए थे, यानी कि उनका जो उद्देश्य था सिर्फ धन दौलत लूटना। अगला पॉइंट क्या है? इसने महमूद गजनी ने भारत पर अपना साम्राज्य स्थापित करने का कोई प्रयास नहीं किया था। क्या नहीं किया था? इसने साम्राज्य स्थापित नहीं करना चाहता, इसका उद्देश्य था सिर्फ किसको? धन दौलत को लूटना। अगला क्या है हमारे? मोहम्मद गोरी। कौन थे? मोहम्मद गोरी, जहाँ से हम अपना बेस तैयार करने वाले हैं दिल्ली सल्तनत का, यानी कि मोहम्मद गोरी शहाबुद्दीन मोहम्मद के नाम से जिसको जाना जाता है। 1173 में गजनी की गद्दी पर बैठा,
कार्यकाल 1173 से 1206, गजनी का शासक था ये। ठीक है, यह ख्वारिज़्म साम्राज्य की बढ़ती शक्ति का सामना करने में क्या था, असमर्थ था। इसने भांप लिया कि मध्य एशिया से कुछ हासिल नहीं होगा, इसलिए मोहम्मद गोरी को अपनी विस्तारवादी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए भारत की ओर मुड़ा। तो ये था भारत पर आक्रमण करने का इसका उद्देश्य। और उसके बाद इसने क्या किया, भारत में लूट करने के स्थान पर स्थायी शासन की स्थापना के पक्ष में था। क्या था ये, स्थापना के पक्ष में था। मोहम्मद गजनी का जो काम था सिर्फ धन दौलत लूटना था, लेकिन गोरी का उद्देश्य था यहाँ पर स्थापना करने किसकी, शासन की। इसके अभियान सुनियोजित थे। सबसे पहली बात, इसने हराकर जीते हुए स्थान पर सेनापति नियुक्त किए, यानी कि जो भी इसने स्थान हराए वहाँ पर क्या नियुक्त किए, सेनापति नियुक्त किए। इसके आक्रमणों के परिणाम स्वरूप विंध्याचल पर्वत के उत्तर में एक स्थायी तुर्क साम्राज्य की क्या हुई, स्थापना हुई। इसने भारतीय उपमहाद्वीप में मुस्लिम शासन स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है किसको, मोहम्मद गोरी को। ठीक है, तो यहाँ से शुरुआत होगी हमारी जयचंदों की, जिसकी वजह से हमारा शासन गया था मुस्लिमों के शासकों के हाथ में। ठीक है, पंजाब तथा सिंध में विजय किसकी, मोहम्मद गोरी की। मोहम्मद गोरी ने अपना पहला अभियान 1175 में छेड़ा। इस अभियान के तहत उसने भाटी राजपूतों को कच्छ को जीत लिया, यानी कि कच्छ में उनको हरा दिया था। गौरी राजवंश था ये कुछ। उसी के साथ साथ इसके पैरेलल में क्या था, चालुक्य राजवंश था हमारा। क्या था नेक्स्ट, सन 1178 में उसने पुनः गुजरात विजय हासिल करने का प्रयास किया। चालुक्य आक्रमण किया, परंतु गुजरात के जो चालुक्य थे, सोलंकी शासक भीम द्वितीय ने उसे अहिलवारा के युद्ध में क्या कर दिया था, पराजित कर दिया था। ठीक है, अगला क्या है पॉइंट, इसने गजनी शासकों के खिलाफ पंजाब से अभियान चलाया। सियालकोट देवबोल किला को क्या किया था, कब्जा कर लिया था। और 1190 तक मुल्तान सिंध पंजाब को क्या कर लिया था, अपने अधीन कर लिया था 1190 तक। उसके पश्चात मोहम्मद गोरी गंगा के दोआब में प्रवेश करने के लिए रास्ता साफ कर लिया था। तो इसका मतलब हम पहुंच रहे हैं धीरे धीरे दिल्ली सल्तनत की ओर। अब बात करते हैं तराइन का युद्ध, यानी कि तराइन का प्रथम युद्ध और तराइन का द्वितीय युद्ध। तो बात करते हैं हम तराइन का युद्ध। ठीक है जी, बैटल ऑफ तराइन 1191 1192। ठीक है, तराइन के मैदान पर पूर्व प्रथम युद्ध के दौरान गौरी की सेना पराजित हुई। किससे, पृथ्वीराज चौहान तथा गौरी के मध्य हुआ था, यानी कि बठिंडा के दावे को लेकर यह युद्ध प्रारंभ हुआ था, जिसमें गौरी बुरी तरह क्या हुआ था, पराजित हुआ था। पृथ्वीराज चौहान बठिंडा को जीतकर इसकी मोर्चाबंदी नहीं की अथवा प्रयास नहीं किया। ठीक है, और क्या किया इनने, इसने गौरी को भारत पर दोबारा आक्रमण करने के लिए अपनी शक्ति संगठित करने का एक और मौका दे दिया, यानी कि बहुत ही ज़्यादा दिलेर थे ये। चलिए, जैसा भी है अब द्वितीय युद्ध में हम देखते हैं क्या हुआ, अगर जो चैलेंज इन्होंने करा है तो। द्वितीय युद्ध 1192। ठीक है, इस युद्ध को भारतीय इतिहास का निर्णायक मोड़ माना जाता है, यानी कि जो चैलेंज किया था किसने, पृथ्वीराज चौहान ने किसको, मोहम्मद गोरी को प्रथम युद्ध के बाद उसकी मोर्चाबंदी नहीं करी थी, चैलेंज दे दिया था और इसको निर्णायक मोड़ माना जाता है। ये था मेन पॉइंट। युद्ध फिर से तुर्की तथा राजपूत सेनाओं के बीच, यानी कि गौरी और पृथ्वीराज चौहान के
बीच तराइन के वर्तमान हरियाणा मैदान पर आरंभ हुआ। इसमें तुर्की की सेना एक सुनियोजित सेना तथा कुशल अश्वारोही घोड़ा का प्रयोग किया। गोरी विजयी हुआ। इसने हांसी सस्सुती का सामना, ठीक है, कब्जा कर लिया था। यानी कि इन सब पर क्या कर लिया था? सियाना पर कब्जा कर लिया था। ठीक है, इसके बाद यह दिल्ली और किस पर? दिल्ली पर और अजमेर पर कब्जा कर लिया था। किसने? मोहम्मद गोरी ने। चलिए अब बात करते हैं तराइन के युद्ध के पश्चात की स्थिति। अब हम पहुंच रहे हैं दिल्ली सल्तनत पर लगभग। ठीक है, तराइन के युद्ध के पश्चात की स्थिति क्या थी? इसके पश्चात मोहम्मद गोरी अपने विश्वस्त सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक के हाथ में भारत की सत्ता सौंप दी और गजनी वापस लौट गया। 1194 में गोरी वापस भारत लौटा तथा उसने 50,000 घुड़सवारों के साथ यमुना पर कन्नौज की ओर बढ़ा। गोरी ने कन्नौज के निकट चंदावर जयचंद को पराजित कर दिया। किसको? जयचंद को भी पराजित कर दिया। इस प्रकार तराइन चंदावर के युद्ध के पश्चात उत्तर भारत में तुर्की शासन की नींव पड़ी। तो ये थी हमारी दिल्ली सल्तनत की ओर बढ़ती हुई मेन कड़ी। चलिए अगला पॉइंट क्या है? मेन लास्ट पॉइंट आज का। और बाकी अगले जो हम शासन होगा इसका दिल्ली सल्तनत पार्ट 2 और पार्ट 3 में कवर करेंगे। मोहम्मद गोरी ने आक्रमण के राजनीतिक प्रभाव महमूद गजनी ने के आक्रमण की तुलना में दीर्घकालिक थे। यानी कि जो महमूद गजनी ने करे थे उनका कोई प्रभाव इतना नहीं था, क्योंकि उसका काम था सिर्फ धन दौलत लूटना और इसका था शासन स्थापित करना। तो महमूद गजनी का उद्देश्य केवल लूटपाट था और मोहम्मद गोरी अपना राजनीतिक नियंत्रण भी स्थापित करना चाहता था। 1206 में हुई उसकी मृत्यु। किसकी? मोहम्मद गोरी की। ठीक है, के बाद भी भारत पर तुर्क शासन अप्रभावित रहा, जारी रहा और अपने पीछे अपने दास सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक को नियुक्त किया था। किसने? मोहम्मद गोरी ने। यानी कि जो कुतुबुद्दीन ऐबक था वो किसका गुलाम था? मोहम्मद गोरी का, जो कि दिल्ली का प्रथम सुल्तान बना था। तो यहाँ हुई है हमारी दिल्ली सल्तनत। इसको हम कहेंगे क्या? दिल्ली सल्तनत। पार्ट 2 और पार्ट 3 जो हम आगे पढ़ने वाले हैं, यानी कि ये गुलाम वंश के सभी शासक, उनके वंश कब से कब तक रहे, नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्यारा सा एक कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करें। धन्यवाद।